स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। सारे मेहमानों के साथ चर्चा जारी है हमारे और अब से ठीक 1 घंटे के बाद देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और वो जुटे हुए हैं इस वक्त मिशन साउथ में। कल उन्होंने तमिलनाडु केरल में रैलियां की थी, आज वो तेलंगाना में है। इसके बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कलबुर्गी जाएंगे, जहां उनकी एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। अब बीजेपी की कोशिश साउथ के 5 राज्यों से ज्यादा सीटें निकालने की है, जिससे उस मिथक को तोड़ा जा सके कि इस पार्टी का दबदबा सिर्फ हिंदी बेल्ट वाले इलाकों में है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा की। यहां उन्होंने तेलंगाना चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अपना और पार्टी का कॉन्फिडेंस दिखाया और कांग्रेस बीआरएस पर तेलंगाना को लूटने का आरोप लगाया। आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि इससे हम दक्षिण के 5 राज्यों की बात कर पाएंगे और इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य की, उत्तर प्रदेश की। कौन आगे चल रहा है इस वक्त चुनाव की तैयारी में, किसने कितने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं, किसका गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले मिशन साउथ पर निकले दक्षिण के 5 राज्यों की तैयारी पर देखिए प्रधानमंत्री क्या बोले। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे प्रधानमंत्री अपनी हर सभा में लगवा रहे हैं और ये उनका कॉन्फिडेंस तो जो बता रहा है, ऐसा लगता है कि शायद इसके पहले की सारी तैयारी, इसके पीछे की सारी गुणा गणित वो कर चुके हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल इस बात पर लोगों को ले जाने लगा है कि शायद वाकई ऐसा मुमकिन है कि 400 सीट आ जाए एनडीए को, 370 भारतीय जनता पार्टी को आ जाए। लेकिन उसके लिए दक्षिण में कुछ कमाल करना पड़ेगा प्रधानमंत्री की पार्टी को, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पर हम लोग बात करेंगे और उसके साथ साथ हम यूपी को जोड़ते हुए बात करते हैं। तो आइए पहले हम यूपी को ही चर्चा में ले आते हैं। 80 सीट वाला यूपी सर्वे जो हो रहे हैं, सब सर्वे ये बता रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में तो मोदी लहर चल रही है। मोदी लहर कह लीजिए या उससे पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, तो उसको अब राम लहर कह लीजिए। और यूपी का आलम कुछ ऐसा है लोगों के बीच में चर्चा का कि मोदी नहीं तो कौन, यह सवाल नहीं है। उनके बीच चर्चा है मोदी ही तो, यानी मोदी ही चाहिए। अगर कोई विकल्प होता तो उस पर भी कोई बात नहीं, मोदी ही चाहिए, ऐसा सर्वे बताते हैं उत्तर प्रदेश में। और हमने सर्वे किया तो उसमें दिखा कि 80 में से 78 सीटें तक जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। और तमाम सर्वे आए हैं, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि 70 से ऊपर तो 70 से कम तो कुछ नहीं, यानी बीजेपी 70 तक तो आसानी से जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये 2019 के चुनाव से इसको आप जोड़ करके देखिएगा तो ये 7 से 8-10 सीटें या 14 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी जोड़ सकती है अपनी 2019 की परफॉर्मेंस में। क्या ऐसा वाकई अभी भी है? अब ये बात हम कर रहे हैं तो 1 घंटे से कम वक्त बचा है चुनाव की घोषणा होने में। पहले एक बार देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, यूपी को लेकर बीजेपी का फीडबैक क्या है, पहले ये बताएं। और पार्टी ने टारगेट तो सौरभ 80 का रखा है, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर ज़रूर कॉन्फिडेंस में हैं कि 74-75 तो आ ही रहा है। उसके बाद हमें मशक्कत करनी है कि उसके बाद कितनी और सीटें हम बढ़ा सकते हैं। और उस लिहाज से देखिए तो पहले फेज़ में पार्टी ने उम्मीदवारों का जो चयन किया है वो बहुत सेफ खेला है। जिन 51 सीटों की अगर आप बात करें तो उनमें से कई नाम ऐसे होंगे जिनमें उन उम्मीदवारों को भी ये लग रहा था कि शायद इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट रिपीट किया है। लेकिन अभी जो 24 सीटें और बाकी है बीजेपी के लिहाज से, बाकी 5 सीटें वो ऑलरेडी अलायंस को दे चुकी है।
24 सीटें जो बीजेपी के लिहाज से अभी बाकी है, उनमें आप देखें तो लगातार मंथन चल रहा है। अभी दिल्ली में 1-2 दिन के अंदर कोर ग्रुप की एक और बैठक होनी है। उनमें से सीटों की बात कर लें तो गाजियाबाद जैसी सिटिंग सीट, मुरादाबाद की सीट की आप बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, या फिर सुल्तानपुर की बात करें, अमेठी की बात कर लें, माफ़ कीजिएगा अमेठी नहीं, रायबरेली की बात कर लें, पीलीभीत की बात कर लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप चले जाएँ तो गाजीपुर, बलिया, देवरिया, इन सारी सीटों पे उम्मीदवारों को लेकर बहुत गहन मंथन चल रहा है। और पार्टी की ये कोशिश है कि जो सर्वे आया है उस सर्वे के आधार पर इस सूची में आपको कुछ बड़े चौंकाने वाले नाम देखने को मिल सकते हैं। कटने के लिहाज से भी कुछ बड़े नाम कट सकते हैं और उसी लिहाज से पहली लिस्ट में इनको होल्ड पर रखा गया था। और मकसद सिर्फ ये है कि पिछली बार जिन सीटों पर हारें उन सीटों पर भी इस बार जीत हासिल हो। जैसे गाजीपुर की बात कर ले, गाजीपुर पिछली बार बीजेपी हारी थी, लेकिन इस बार ग्राउंड से जो सर्वे कराया गया है तो अब उसमें दिलचस्प ये था कि 2 ही नाम सामने आया है। एक मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, दूसरा उनके बेटे का अभिनव सिन्हा का। क्योंकि वो उपराज्यपाल हैं, अभी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में दूसरा नाम बच जाता है सिर्फ उनके बेटे का। बलिया की बात कर लें तो बलिया पे जो सिटिंग कैंडिडेट हैं उनको बदलने को लेकर चर्चा है। कानपुर की बात कर लें तो सत्यदेव पचौरी को लेकर उनको बदलने की चर्चा है। तो ऐसे हर एक सीट पे बहुत गहन मंथन चल रहा है। देवरिया को लेकर बात करें तो रमापति त्रिपाठी को बदलने की चर्चा है। हालांकि एक दूसरा खेमा जरूर ये कह रहा है कि नहीं, उनको टिकट मिलना चाहिए। तो एक एक सीट पे पार्टी का फिलहाल होमवर्क जारी है और इसी मकसद से है कि जो जिस टारगेट की बात की जा रही है 80 की, उसके नजदीक तो कम से कम पहुंचा जाए। सर जी देवेंद्र, एक सवाल और, क्या बीजेपी की इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं कोई ऐसा सवाल है कि अगर ऑपोजिशन का ये दाव क्लिक कर जाए या ऑपोजिशन की सारी प्रचार में कोई एक ऐसी बात जो उनको लगता है कि अगर ये लोगों के बीच चल पड़ी तो हमको नुकसान हो सकता है या हमें इसका काउंटर ढूंढना पड़ेगा, कोई भी ऐसी बात है क्या? अब बिल्कुल नहीं साहब, जो चिंता है वो चिंता सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है और ये टॉप लेवल पे है। बड़े लेवल पर भी चिंता इस बात को लेकर है कि ऐसा ना हो कि हमारे कार्यकर्ता इतने अच्छे माहौल को देखकर थोड़ा भी निष्क्रिय हो जाएं, थोड़ा भी घर में बैठ जाएं या थोड़ा भी उनके अंदर सुस्ती आ जाए। उस सुस्ती का एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए हर बार हर एक बैठक में जो पार्टी के कोर ग्रुप की बैठकें होती हैं उसमें भी बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक एक कार्यकर्ता को आप वैसे ही चार्ज करेंगे मानो चुनौती बहुत बड़ी हो, बहुत विकट हो और उससे हमें लड़ना है, ताकि आप अपना 100% योगदान दे सकें। अपोजिशन को लेकर बीजेपी बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रही है कि वहां से कुछ भी ऐसा नहीं होना है जो कि इनके लिए कोई समस्या हो सके। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक चिंता थोड़ी ये थी कि अगर बीएसपी उधर चली जाती तो शायद पिछली बार जैसा आंकड़ा आ सकता था वो नहीं हुआ। बीजेपी एकदम से निश्चिंत है। तो अब बीएसपी फैक्टर को लेकर के कोई सोच विचार नहीं है या कोई शंका भी नहीं है? अब बिल्कुल नहीं। और अगर वो अपोजिशन खेमे में चली गई होती बीएसपी और या आरएलडी भी उधर ही रहती तो पिछली बार से कैसे सीटें को और आगे बढ़ाएं वो एक चुनौती हो सकती थी। कम से कम 15-20 सीटें तो ऐसी हैं ही वहाँ पे कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जो कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो वहाँ पे उन सीटों पे रिजल्ट निकालना मुश्किल होता। लेकिन बीएसपी जैसे ही अपोजिशन गठबंधन में नहीं आई, उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी एकदम से निश्चिंत है। और आपने देखा कि जो सहयोगी जैसे जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से राजभर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सिर्फ घोसी की सीट दिए जाने से। उनके अंदर इस बात को लेकर बहुत क्षोभ था कि कैसे ऐसा हुआ कि अनुप्रिया पटेल को 2 सीट दे दी गई, मुझे 1 सीट ही। लेकिन ग्राउंड पे क्या मूड है उन्हें बखूबी मालूम है, इसलिए वो अपनी डिमांड रखने में भी उस रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड का माहौल कैसा है, बीजेपी कैसा सोच रही है। तो जो आप बता रहे हैं मतलब उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य जो है वही तय करने वाला है कि ये 272 पहले कौन टच करेगा। उसको लेकर बीजेपी की तैयारी भी पूरी है और निश्चिंता है पार्टी के अंदर कि हमारे होमवर्क में कहीं कोई कमी नहीं है। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे हमको कोई नुकसान हो सके। विपक्ष का अलायंस भी ऐसा नहीं बन पाया, बसपा बाहर है, जो कि सामाजिक समीकरणों के लिहाज से हमको कोई चोट पहुंचा सके 2019 की तरीके से। तो हर लिहाज से यूपी का हर फैक्टर उनके लिए फायदेमंद बैठता दिखाई दे रहा है। जो आम भाषा में कहते हैं हर गोटी फिट होती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। भावेश, आपने 78 सीटें दी थी 80 में से। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हम पोलस्टर के लिए भी एक बहुत ही बोरिंग सा रिजल्ट हो गया। मतलब कोई ऐसा एक्टिविटी दिख नहीं रहा। आप कहानी कुर्सी की में, यहाँ कुछ बोरिंग नहीं होता। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि उस तरह का जो के लिए बोरिंग हो गया है। पोस्टर के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कितने अप्स एंड डाउन होते थे। पिछली बार हम लोग 50 तक, जब असेंबली चुनाव आया था तो लगभग 50 तक बीजेपी डाउन हो गई थी। उसके बाद कहीं जब रिजल्ट आया तो 62+2 हो गया था। इस बार शुरू से ही आप देखिए ना, दोनों के वोट, जो सपा और बीजेपी के वोट शेयर में दोनों का गैप देखिए, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट्स क्या हो सकता है। सपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था असेंबली में, तभी 32% तक वोट गई थी।
थी। बीजेपी का लोकसभा चुनाव में 50% का अपना वोट शेयर है लगभग। उसके बाद भी बीजेपी ने जिस तरह के अलायंस फिर किए, जैसे राजभर साहब को ले आए, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी को ले आए, बहुत सारे और छोटे छोटे ग्रुप को जो शामिल करते जाए, उससे उनका वोट शेयर और बढ़ने की गुंजाइश है। दूसरी तरफ आप देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जो एग्जिस्टिंग अलायंस था असेंबली के टाइम में, उनको लगभग उस अलायंस पर अब है भी नहीं हो। उस टाइम के अलायंस के कौन है, मुझे तो याद नहीं कि उस टाइम के अलायंस में यही थे, राजभर थी, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस तो नहीं थी, कांग्रेस तो अलग लड़ी थी, बिल्कुल, ये बहुजन समाज पार्टी, राजभर, ये सब थे, कोई भी नहीं, अनुप्रिया पटेल भी, आरएलडी थी, अब आरएलडी भी इधर है। इधर आ गई है। तो ये सब जितने भी उनके साथ उस टाइम साथ है, जिसकी वजह से उनको जो पूर्वांचल में खासकर बहुत अच्छा फायदा मिला था, वेस्टर्न में भी कहीं कुछ जगह फायदा मिलता, ये सारे फैक्टर बीजेपी के लिए जो चुनौती हो सकते थे, ये ठीक है, सारी बातें जो आपने बताई जी, फैक्टर वाइज 19 से चुनावी फैक्टर जो है 19 और इस बार के बहुत अलग है और बहुत मुफीद दिख रहे हैं बीजेपी के लिए। लेकिन फिर भी अगर वो 80 में 80 टारगेट कर रहे हैं और आप जैसा पोलस्टर भी 80 में 78 तो दे रहा है, उसको मान रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए एक और कोई माहौल चाहिए देश, खासकर यूपी। वो क्या माहौल, किससे बना? मोदी का माहौल है, राम मंदिर का माहौल है, क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, एक तो जैसे हमने कहा, राम मंदिर का जब से इनॉग्रेशन हुआ है, उसके बाद साहब जो जितने भी रूरल बेल्ट है, चाहे यूपी के हो, चाहे पूरे देश की आप बात करें, साउथ में भी है, लेकिन वहां पे कुछ स्थानीय कारणों की वजह से बीजेपी को नॉर्थ जैसी सफलता नहीं मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश से पर्टिकुलरली बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जैसे स्टेट गवर्नमेंट का काम हो, प्राइम मिनिस्टर का काम हो, और राम मंदिर का जब से इनॉग्रेशन हुआ है, तब से आप रूरल में आप देखेंगे, रूरल में बस इस तरह का एक ही मुद्दा है कि राम मंदिर का हो गया, अब हमको वोट देना है। ग्रामीण इलाकों में राम मंदिर चल गया, बस मुद्दा सबसे चल बड़ा गया। मुद्दा ठीक है, मोदी का काम, योगी का काम प्लस राम मंदिर, और विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा ना होना, एकजुटता ना होना। विजय जी सर, शॉर्ट में जरा मैं चाहता हूं सबसे बात हो जाए, ब्रेक का तीनों जो इशू आपने किए वो तो तीनों बीजेपी को एज में लाते ही हैं, राम मंदिर भी, मोदी भी और योगी भी। लेकिन यदि 80 सीटें आ रही होती तो भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों के कैंडिडेट तय करने में इतनी मंथन नहीं करती, इतनी जद्दोजहद नहीं करती। इसका मतलब उसको भी लगता है कि इतना आसान नहीं है 80 सीटों पर 80 सीटों को हासिल करना। और 72 सीटें तो 2014 तो गई थी, 14 में 71 तो आ गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि 2014 में आ गई थी, तो वो वहां पर तो पहुंच ही सकते हैं, तो उसमें कोई कमाल की बात नहीं। और जो आप करो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है इन सब इशू के अलावा जो 100% सीट ला सके। मुझे लगता है 70+ पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी 2014 के आसपास। ट्रिगर पॉइंट एक ही है जो मैं मिस कर गया, ट्रिगर पॉइंट एक ही है, यदि मुस्लिम महिलाएं यदि एक कुछ हद तक 5-10% और वोट मोदी के पास आ जाए, मोदी के तो वो एक ट्रिगर पॉइंट है बीजेपी। सर बहुत शॉर्ट में प्लीज रागी जी, यूपी में 80 मुमकिन है क्या बीजेपी के लिए? देखिए, मेरे समझ से मुमकिन है, और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। देखिए, अखिलेश यादव को जो 32% वोट मिला था, वो इस कारण से मिला था कि जो मुस्लिम वोट था जो बीएसपी के साथ था, वो एकाएक बहुत इनमास शिफ्ट किया था। वही जो 10% का जो गैप है, जो बढ़ा, वो 10% वही गैप था जो उनको 32% तक ले जाया। 36% मिला था उनको उस समय। जी, मतलब वो मुस्लिम वोट ऐड होने से हुआ था, लेकिन बड़ा भी उन्हीं के साथ रहेगा। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है, मुसलमान और कहां जाएगा इस बार? देखिए, यदि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाता है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या अन्य जगह पे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति रहेगी कि मुसलमान पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को ही वोट यानी करेगा। बसपा अच्छे से लड़े तो मुस्लिम वोट कटेगा। ठीक है, वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान होगा। ठीक है।